और इस दौरान जो बीजेपी की सरकार लगातार 15 साल रही, जब उसका आकलन करते हैं तो कितना कुछ बदलाव दिखते हैं आप। और आज जो छत्तीसगढ़ फल फूल रहा है ना, वो अटल जी की देन है। भूपेश बघेल जी की बात आपने कही सर, लेकिन उनको छत्तीसगढ़िया बात को आगे बढ़ाने के लिए और छत्तीसगढ़ का बेटा कहते थे, बोलते हैं। जनता तो नहीं बोलती थी, अगर जनता बोलती तो हमारी सरकार नहीं बनती। तो बीजेपी दुरुपयोग किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाए हैं, आधे ज़्यादा बेल पर थे, जेल पर थे, तो उन लोग फोकस नहीं कर पाए। लेकिन जब जनता देखी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में देखी, अरे बाप रे, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार हो गई है, ना विकास हुआ। कितना कुछ बदलाव आपके कार्यकाल में दिखा आपको। तो अभी के डेट में हमारे जो बच्चे मदरसे में जो 10th और 12th पत्राचार परीक्षा देते थे, उसमें बीए के साथ साथ मैथ्स और साइंस जी। ये तीनों लेते, तो ये बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है इसमें। आपको क्या लगता है कितना कुछ बदलाव होने वाला है, और बदलाव अच्छी दिशा में होने वाली है कि कहीं ना कहीं दबाने वाला ये बिल है, आपको क्या लगता है। लेकिन जिसमें करने की क्षमता है और जिसमें जज्बा है, वो 2 लोग थे। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने देश को बता दिया कि हम पोखरण भी कर सकते हैं जी, हैं, और करके दिखाया। और दूसरे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता मंत्री विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को। आज इसी सफ़र में हमारे साथ मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए एक वरिष्ठ नेता मिर्ज़ा एजाज बेग जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। विभिन्न पदों पर आप काम करते रहे हैं, पदों पर रहे हैं, जिम्मेदारी को निभाए भी हैं। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि कौन है बेग जी, कैसा आपका राजनीति में आना हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई आपकी। देखिए, मैं तो 11th और 12th वामन राव लाखे स्कूल है हमारी गांधी मैदान में, तो वहाँ से मैं 11th 12th किया और 10th मैंने महाराष्ट्र में किया 10th तक जी। और 12th में जब हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे 12th में BD द्विवेदी जी, तो 11th में मुझे कप्तान बनाए थे, और 5th से मैं कप्तानी करता हूँ स्कूल में। मेन बनाते थे मुझे। तो जब 11th में भी था, लेकिन 12th में एक ऐसी सिचुएशन आई कि चुनाव होना था, और सिस्टम भी ऐसा चला कि हर स्कूलों में चुनाव होना है। तो मुझे द्विवेदी जी ने बुलाया और कहा कि आपको चुनाव लड़ना है और कैप्टन का चुनाव है। मैंने कहा, सर मैं कैसा चुनाव लड़ूंगा। अरे आप लड़िए, ब्रिलियंट हो, अच्छे हो, जो भी उनको बोलना था बोले। मतलब सर मैं तो नहीं, आप चिंता मत करिए, आप लड़िए। तो फिर मैं एक रमेश करके हमारा एक स्टूडेंट हमारे साथी था, तो हम लोग 2 लोग चुनाव में खड़े हुए। तो मेरे को तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन चुनाव हुआ तो आपकी दुआ से मैं चुनाव जीता जी। चुनाव जीता, दूसरे दिन पेपर में आया वामन राव लाखे स्कूल में मिर्ज़ा एजाज बेग को चुनाव जीते इतने वोटों से, और उन्हें स्कूल का प्रेसिडेंट बनाया गया, कप्तान बनाया गया। तो पेपर में छपा। तो हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, पार्टी के वरिष्ठ है, तो उनसे इसी ताल्लुकात मुलाकात होते रहती थी। उन्होंने कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो। मैं बोला हाँ, मैं तो महाराष्ट्र में था, जहाँ पढ़ता था हमारे घर के सामने शाखा लगती थी, तो मैं शाखा में जाता था, और तब से शाखा में जाता हूँ जब मुझे ध्वज प्रणाम किसको कहते हैं और क्या कहते हैं। हम अब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, खेलते हैं मैदान में, तो वहाँ शाखा भी लगती थी, तो वहाँ भी वहाँ बैठ जाते थे और कुछ बांटते थे भी बच्चे लोग को, चॉकलेट वगैरह देते थे। तो हमारे एक मित्र थे, उनके साथ में हम लोग शाखा में बैठता था। फिर धीरे धीरे फिर समझ में आया संघ क्या है, ध्वज प्रणाम किसको कहते हैं, संघ की विचारधारा क्या है, देशभक्ति क्या है, संघ किस क्षेत्र में काम कर रहे। तो धीरे धीरे 10वीं तक समझ में आया। तो अब बचपने से विचारधारा वहाँ से जुड़ी है। तो फिर मैं चुनाव जीता, तो फिर हमारे मित्र बोले पार्टी ज्वाइन कर लो। ठीक, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की
आपने भाजपा ज्वाइन किया जब 2 रुपए की रसीद कटती थी सदस्यता वाली। ओके, क्या परिवार भी, जो आपके परिवार हैं वो भी भाजपा को सपोर्ट करते थे, भाजपा समर्थित थे, या फिर उससे पहले नहीं, हमारे पिताजी जो है बहुत नेक इंसान थे, हम्म। भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे, जन्नत में अल्लाह मकाम दे। हमारे पिताजी बहुत नेक इंसान थे और अपनी साधारण ज़िंदगी जिए उन्होंने। उनको राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था जी। लेकिन पता नहीं, मुझे स्टार्ट से 5th से 5वीं क्लास से ही एक जुनून टाइप का था। तो फिर बीजेपी ज्वाइन किया। तो जब भाजपा में आया मैं, तो तब तो मान के चलिए 97 की बात होगी, 96-97 की, या उससे, हाँ 12th किया मैं 94 में, 94-95 में, हाँ उसी समय मैं बीजेपी में आया। तो बीजेपी में आया तो अब हमारे जो मित्र है वो जहाँ ले जाते थे वहीं चले जाते रहते थे। तो ऐसी 2-3 साल गुजर गए। तो मैंने कहा, जितेन नाम था उनका, बोला जितेन भैया ये क्या है, आप इधर जाते हो, वो नेता के पास ले जाते हैं, वो नेता जहाँ जाता है उनके पीछे पीछे जाते हैं, तो ये संगठन में काम करना। तो फिर उन्होंने जी, आपके मित्र परिवारजन कभी बोले नहीं कि बेटा आपको बीजेपी के अलावा कांग्रेस में थोड़ा प्रयास करके देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस से विचारधारा हमारी ज़्यादा मेल खाती है, जैसे अभी एक मानसिकता बनी हुई है, आपके पास भी चुनौती आया था कभी? देखिए, हम जहाँ रहते थे ना, हमारा परिवार में हमारे जो बड़े पिताजी है, चाचा है, वो सब एक परिवार का पूरा कुनबा था। हमारे पिताजी के 4 भाई थे। एक भाई रायगढ़ में रहते थे और एक भाई जशपुर में रहते थे, वो सर्विस करते थे, और 2 भाई यहाँ रहते थे। तो हम लोग जहाँ रहते थे ना, वहाँ पर सिर्फ हमारा ही परिवार था, बाकी सब बहुसंख्यक थे जी। तो हमारा पालन पोषण बहुसंख्यकों में हुआ। जब दशहरा आए तो हम खुद सोना जो पत्ते होते हैं ना, उसको ले जाते थे दोस्तों के साथ में। तो परवरिश मेरी उसी में रही। तो उसमें ऐसा नहीं रहा कांग्रेस बीजेपी। जब अभी आप सोचते हैं कि मुझे शाखा में नहीं जाना चाहिए था, फिर शाखा में जाने के बाद मेरे अंदर क्या परिवर्तन हुआ, और जब भी अभी आप आकलन करते होंगे कि शाखा को, संघ को किस नज़रिए से देखा जाता है, तो आपको कैसा लगता है वास्तविक में क्या होना चाहिए और क्या लोगों को लगना चाहिए शाखा के बारे में सुनकर, जानकर? देखिए, राष्ट्रीय सेवा संघ एक देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और वो सेवा भाव से काम कर रहे हैं। उसमें कोई लालच नहीं है, देश की सेवा के लिए कर रहे हैं। और देश की सेवा के लिए जो भी संस्था काम करती है वो अच्छी होती है, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले देश, उसके बाद परिवार, समाज, बस। तो उसी जो संस्था उसके लिए काम कर रही है वो तो अच्छी होना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं वो तो बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जब तक आप शाखा में नहीं जाओगे, वहाँ बैठोगे नहीं, विचारधारा को समझोगे नहीं, तो आपके समझ में कहाँ आएगा। जी, आप राजनीति की जो धरातल होती है उसको समझे, उसको जिए हैं, बूथ स्तर पर काम करते हुए आज आप बहुत बड़े बड़े पदों पर काम किए हैं, तो थोड़ा सा संक्षेप में अपने जो सफ़र रहा है, राजनीतिक सफ़र, उसको बताएंगे? देखिए, मैं संगठन में काम करते करते उस समय जगदीश जैन जी थे हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा के, तो उनसे संबंध बना। उसके बाद नया था, लड़का टाइप में था मैं। उसके बाद जगदीश जैन जी गए, तो उसके बाद गौरी शंकर अग्रवाल जी जिला अध्यक्ष बने भाजपा के। तो उनके साथ हमारा काम करने का मौका मिला और जिला महामंत्री उस समय हमको अल्पसंख्यक मोर्चे का बनाया गया। उसके बाद में फिर उपासने जी बने, तो उपासने जी के भी समय जिला अध्यक्ष बनने का था, लेकिन महामंत्री बने, फिर उन्होंने जिला अध्यक्ष बना दिए। तो उस समय का जो कार्यकांड था, मध्य प्रदेश अलग होने के बाद जो स्थिति थी छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ राज्य बना, अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाए, तो उस समय भय का वातावरण था। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले ठीक था, बनने के बाद जब स्थिति बनी ना कि देखो क्या होता है, राजनीति सब करते, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, बहुत सारी पार्टियां, लेकिन आप द्वेष, मतलब घिन भावना से आप राजनीति करोगे, दूसरी पार्टी को गलत समझोगे या उसको सम्मान नहीं दोगे, तो वहाँ दिक्कत होती। तो हम लोगों के साथ में बहुत दिक्कतें आई जी। हमारा 28 अप्रैल को युवा मोर्चा कार्यक्रम हुआ था, तो उस कार्यक्रम में मैं जेल गया था। हम लोगों ने घेराव किए थे, जिसमें शिवराज जी चौहान जी को भी पुलिस वालों ने थोड़ा बहुत धक्का मुक्की किया था। नंद कुमार साई जी की टंगड़ी टूट गई थी, तो हम लोग आगे थे। अब युवा थे तो युवा होता है। तो मैं था, हमारे साथ हमारे रायपुर के वर्धमान सुराना जी थे,
धाम भाटापारा के अनिल पांडे जी थे और जिला अध्यक्ष गुप्ता जी थे दुर्ग के। तो ऐसे हम लोग 4 लोग और बाकी लोग थे। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ गया तो झुमा झटकी हुई तो पुलिस वाले बोले चलो आ गया। तो उन्होंने बैरिकेड खोला और आगे लेके बोले चलो अंदर बैठो। तो हमको पुलिस की जो गाड़ी थी डग्गा थी उसमें बिठाल दी। तो हम बैठने के बाद इधर देखे तो खूब चल रहा था, लाठी डंडे या भगना, बहुत बड़ा कार्यक्रम था वो। फिर हम लोग जेल में गए। 9 बजे तक हमको अंदर जेल के अंदर बैरिकेड में डाल दिए। डालने के बाद में मैं पहली बार जेल गया जी। उसके बाद आज तक जेल नहीं गए। अब भगवान भेजे भी ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ रुपेश जी, हमको कैदियों के बीच में रखा गया। हम तो राजनीतिक लोग हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़े हैं। तो जहाँ पर कैदी होते हैं ना, उस कैदी में हमको सुलाया गया। दरी बिछी थी, कंबल था, आप तो जानते हो। और फिर रात में 9 साढ़े 9 बजे भोजन आया जो देते हैं कैदियों को। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा रात बड़े मुश्किल से काटे। फिर हमारे वरिष्ठ नेता लोग रात के 2 बजे आए, उन्होंने तसल्ली दिए ऐसा वैसा करके। फिर सुबह में थोड़ा सा और परिस्थितियाँ ठीक हुई, क्योंकि रायपुर का माहौल बहुत, छत्तीसगढ़ का माहौल ख़राब हो गया था, क्योंकि बड़े बड़े हमारे वरिष्ठ नेताओं को मार पड़ी थी। तो हम तो जेल में थे, हमको तो मालूम नहीं, लेकिन शहर में बहुत बड़ा माहौल बन गया था जी। जनता को भी पीटा गया था। और उसी दिन क्या हुआ था, जिस दिन ये प्रदर्शन हुआ उसी दिन मेरी माता जी का ऑपरेशन था जी। उसी दिन मेकारा में। ओके। तो शाम में फिर सब लोग को लाया गया। तो 12 बजे मेरी 28 अप्रैल को 12 बजे माता जी का वो था, ऑपरेशन था। और ऑपरेशन के बाद 4-5 घंटे 6 घंटे तो होश नहीं आता है शाम तक। तो 6-7 बजे तक उनको होश आया। तो मेरी माता जी बोलती ये सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, सबको लगा है, पूरी भीड़ है, सब बीजेपी के लोग आ रहे हैं, क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा होश में आया। तो बोले मेरा नाम पूछे कहाँ है? बोले है वो बाहर है, अभी आके गया। मैं तो जेल में था जी, घर वालों ने बताया नहीं। तो खैर वो तो मंजर आपने पूछे तो मेरे को मंजर वो याद आ गया जी जी। वो ऐसा भय मंजर था ना कि वैसा मंजर नहीं होना चाहिए राजनीतिक नेता को, और नाजी जोगी कैसा करना चाहिए था। तो फिर हमारी शाम तक जमानत हुई। हमारे संगठन मंत्री विजय शर्मा जी थे, वो आए, सबको फिर जमानत शाम में हुई। मतलब 2 दिन थे जी। उसके बाद से फिर झंडे बैनर लगाना, पार्टी के कार्यक्रम जाना, प्रदर्शन करना। फिर मैं जिला अध्यक्ष था, तो फिर उस समय फिर युवा थे तो जोश था, हर जगह पार्टी के हित में काम करते हुए आगे रह के काम करना। जब हम चर्चा करते हैं सर, और देखते भी हैं इतिहास को, वर्तमान को, 2000 से लेकर 2003 तक जो कांग्रेस की सरकार थी, अजीत जोगी वहाँ मुख्यमंत्री थे, और 18 से 23 तक, और इस दौरान जो बीजेपी की सरकार लगातार 15 साल रही, जब उसका आकलन करते हैं तो कितना कुछ बदलाव देखते हैं आप? देखिए, नया छत्तीसगढ़ बना था और छत्तीसगढ़ के निर्माता हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी है। भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे, और ऐसे पुण्य आत्माओं को और ऐसे पुण्य महापुरुषों को तो भगवान स्वर्ग में जगह ही देगा। उनकी देन है छत्तीसगढ़। और आज जो छत्तीसगढ़ फल फूल रहा है ना, वो अटल जी की देन है। और छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था, अजीत जोगी जी चाहते तो छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ मिल सकता था, बंटवारे में बहुत कुछ ज़्यादा मिल सकता था। ये मेरी सोच है भाई। लेकिन ठीक है, उस समय दिग्विजय सिंह जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, फिर ये बने। लेकिन उनका जो काम करने का तरीका था, देखिए, राजनेता को पोलाइट होना चाहिए। आप कलेक्टर डिक्टेटरशाही चलाओगे, और छत्तीसगढ़ के लोग, जनता जो है हमारी भोली भाली जनता है। छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को रमन सिंह जी और विष्णुदेव साय जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, ना अजीत जोगी जैसा, ना भूपेश जी जैसा। भूपेश जी भी 2 कॉपी थे। तो छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली है, भोला भाला मुख्यमंत्री चाहिए, सबकी समस्या सुने, सबका काम करे, विकास हो। ये मेरी सोच है जी जी। भूपेश बघेल जी की बात आपने कही सर, लेकिन उनको छत्तीसगढ़िया बात को आगे बढ़ाने के लिए और छत्तीसगढ़ का बेटा कहते थे, किसानों का हितैषी बोलते थे, और जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनका साथी बोलते थे। बीजेपी को क्यों नहीं दिख रही है सब चीज़? कौन बोलता था? कांग्रेस ही बोलते थे। जनता तो नहीं बोलती थी। अगर जनता बोलती तो हमारी सरकार नहीं बनती। भूपेश बघेल जी अगर वाकई में छत्तीसगढ़ का, आप मेरे को बताइए,
15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो विकास किया, नया रायपुर को जाके देखिए आप, एनी हाउ पूरे छत्तीसगढ़ को देखिए, डैम बोलिए, रोड बोलिए, चाहे नाली का मामला हो, चाहे पुलिया का मामला हो, चाहे जल का मामला हो, हर चीज में हमने अप टू डेट किया है। और 5 साल में भूपेश जी ने, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, जो सत्य है, 5 साल में आप भी देखे होंगे कि ये जैसी रोड खुदी है तो उसको, जो अपन बोलते हैं ना कपड़ा फट जाता है तो उसको सिल दो या फिर पेवन लगा लो, पेवन का ही काम हुआ है, अब बिल बराबर बना है, तो क्या काम हुआ? आप बताइए ना कि भूपेश जी ने ऐसा कौन सा नया काम करके दिखाया? कुछ नहीं किया। 70 से ज़्यादा सीटें जीत कर कांग्रेस आई थी और 5 साल में 35 पर आ गई, और जो बीजेपी 15 में थी वो 52-53 में चली गई। तो अगर ये सब कुछ नहीं हो रहता, सेंटर से जितनी भी एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसियां, उसका अगर दुरुपयोग बीजेपी नहीं करती, तो बीजेपी दुरुपयोग किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाए हैं, आधे ज़्यादा बेल पर थे, जेल पर थे, तो उन लोग फोकस नहीं कर पाए। झूठ बात। देखिए, चुनाव संविधान के हिसाब से होता है, निष्पक्ष चुनाव होता है, और भूपेश सरकार ने जो काम किया था जनता नाखुश थी, और वो सरकार आती भी नहीं। देखिए क्या है, इन्होंने, आप सब जानते हैं, धान के मामले की वजह से जो किसानों का मामला था उसको मेन मुद्दा बना के इन्होंने उस पर चुनाव लड़ा और भ्रमित किया। और जनता का भी एक ऐसा रहता है कि चलो एक बार ये बोल रहे हैं तो ऐसा होता है, तो वो हुआ। लेकिन जब जनता देखी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में देखी, अरे बाप रे, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार हो गई है, ना विकास हुआ ना कुछ हुआ, तो जनता ने बिल्कुल, देखो जनता क्या होती है, जब जनता शांत रहती है ना तो बदलाव होता है। बदलाव हुआ है, और हम लोग सब जानते थे, हम लोग विपक्ष में 5 साल काम किए, हमारे संगठन के लोग 5 साल पूरे काम किए, चाहे वो हमारे पवन साय जी हो, जामवाल जी हो, विष्णुदेव साय जी हो, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी हो, तो संगठन के जितने काम थे ना, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे संगठन महामंत्री पवन साय जी और जामवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है सरकार बनाने में। क्योंकि क्या होता है, संगठन का मुखिया जो होता है ना, वो कार्यकर्ता, कौन से कार्यकर्ता को कहाँ फिट करना है, कहाँ काम लेना है, संगठन को कैसा तैयार करना है। हमने क्या है, जमीनी स्तर पर अंदर काम किए, दिखावा नहीं किए, अंदर हमारी जो कार्यकर्ता थे उनको मजबूत किए, और हमारा कार्यकर्ता भी समझ गया कि विपक्ष में आए हैं हम, तो विपक्ष की क्या स्थिति है, और पक्ष में थे तो क्या थे जी। तो कार्यकर्ता जब समझा, कार्यकर्ता को चार्ज हुआ, जब चार्ज हुआ तो जनता भी समझ गई कि ये तो 5 साल का मामला जो है टाइट फीस है, तो जनता ने चुप रह के गुम होकर निपटा दिया जी। कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है सर, उनसे हमारी चर्चा हुई थी इसी कार्यक्रम में। भूपेश बघेल जी का कहना है कि जो वर्तमान में सरकार बनी बीजेपी की, तो कौन मुख्यमंत्री कौन उप मुख्यमंत्री समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसे ऐसे लोगों को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है जो नई नवेला है, बड़बोला है। क्या लगता है कि वाकई में काबिलियत की कमी, अनुभव कमी है? भूपेश बघेल जी क्या मुख्यमंत्री बने तो उनसे ज़्यादा तो वो बोलते हैं। भूपेश बघेल जी जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि 30 मार खां, देखिए पिक्चर आपने, तो हीरो वाली नहीं है, दूसरी वाली बता रहा हूँ मैं। तो ऐसी बात करते हो, अपने आप को तो अंतर्राष्ट्रीय नेता समझते भूपेश बघेल जी। ठीक है, आप मुख्यमंत्री बने हो तो सज्जनता से काम करिए, सभी पार्टियों का सम्मान करिए, सभी नेताओं का सम्मान करिए, जनता के जो वादे किए उसको पूरा करो। आप तो गंगा जल को हाथ में लेके कसम खाए थे कि हम दारू, और आपने तो कोरोना काल में दारू को घर घर पहुंचाया। क्या है, करनी और कथनी में फर्क होता है साहब। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझती है। पीएससी घोटाला, कोयला घोटाला और जो गौठान घोटाला बीजेपी आरोप लगा रही है। आरोप नहीं है साहब। देखिए, मैं भाजपा में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य हूँ। जब हमारा पार्टी की तरफ से आदेश आया कि सभी गौठानों का सर्वे करना है, तो मैं भी एक जगह गया था, हमारा बलौदा बाजार में आगे में एक है, वहाँ पर 5-7 गौठान गया था। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, गौठान में कहीं से गोबर ला के डाल दिए, और फिर वो शाम में, रात में वो गायब हो जाता था, तो वो गौठान का गोबर दूसरे गौठान में, और ऐसे जगह गौठान बनाए थे जहाँ पर जनता ही नहीं, जहाँ गाँव ही नहीं, जहाँ गौ माता ही नहीं, जहाँ जानवर ही नहीं, फुल भ्रष्टाचार, फुल। आप छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि शिक्षा से ही भविष्य तय किया जा सकता है।
कितना कुछ बदलाव आपके कार्यकाल में दिखा आपको? देखिए क्या है, पार्टी का जो आदेश होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा है, पार्टी को लगता है कि ये कार्यकर्ता को यहाँ बिठाना चाहिए, इस कार्यकर्ता को यहाँ काम लेना चाहिए, पार्टी वो करती है, संगठन वो करता है। तो पार्टी का आदेश हुआ कि आपको मदरसा बोर्ड संभालना है, तो हम मदरसा बोर्ड में चेयरमैन बने। तो जो मदरसा बोर्ड को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का काम भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने किया। मुरली मनोहर जोशी जी मानव संसाधन मंत्री थे, तो उन्होंने अपनी दूरदृष्टि लगाते हुए देखा कि मदरसों में सामाजिक शिक्षा होती है, क्यों ना सामाजिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा दिया जाए। तो हिंदी, अंग्रेजी और बाकी जो अपने स्कूल में जो विषय पढ़ाते हैं सभी विषयों को उन्होंने समावेश कराया और सरकार की तरफ से उसको अनुदान भी दिया गया। तो हम लोगों ने भी उसको आगे बढ़ाया है। हमारी सरकार में जब डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उन्होंने भी कहा था कि जितना विकास का आपको पैसा चाहिए आपको मिलेगा, लेकिन समाज का और मदरसे का विकास हो और सभी मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाए और सभी में शिक्षा का काम हो। तो हमारी पूरी कोशिश रही कि हमने सभी मदरसों में अनुदान दिया। जहाँ पर मदरसे कम थे, नए मदरसे खुलाए हैं। जो गरीब बच्चे थे उन लोगों को भी शिक्षा से जोड़ा और मदरसों में उनको पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और हमने सबसे बहुत अच्छा, हमारी सरकार में रहते हुए हमने एक काम किया कि मदरसा बोर्ड से पत्राचार परीक्षा होती है 10th और 12th की। तो उस समय क्या था कि 10th और 12th में जब बच्चे बैठते थे उसको बोर्ड को मान्यता है माध्यमिक शिक्षा मंडल से। बच्चा 10th और 12th पढ़ेगा तो 12th पढ़ने के बाद में वो कॉलेज में उसको एडमिशन मिल जाएगा। मतलब सेम प्रोसीजर था माध्यमिक शिक्षा मंडल का जी, माध्यमिक शिक्षा मंडल से समकक्ष था वो। तो हमने देखा कि आर्ट्स का कोर्स चल रहा है वहाँ पे मदरसे में, सिर्फ कौन सा, सिर्फ आर्ट्स। तो बच्चा 11th में आर्ट्स को विषय लेके पढ़ेगा तो बीए ही कर पाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो LLB कर लेगा। अगर जो बच्चा साइंस लेना चाहता है, मैथ्स लेना चाहता है या अदर सब्जेक्ट लेना चाहता है तो उसके लिए उसको न किताबें थी न विषय का वो था। तो हम लोगों ने फिर क्या किए, पूरे देश के जितने भी हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी है, ऐसे देश के माने यूनिवर्सिटी के जितने प्रोफेसर थे उन सबको बुलाया गया। उन सबको बुला के 3 दिन कार्यशाला रही। उसमें केदार कश्यप जी हमारे विभाग के मंत्री थे। हमने पूरे देश के विषयों का समावेश करवाया और उसके बाद में हमने उस किताब को उपलब्ध कराया। उसमें BSc भी कोर्स चालू है और मैथ्स भी। तो अभी की डेट में हमारे जो बच्चे मदरसे में जो 10th और 12th पत्राचार परीक्षा देते तो उसमें BA के साथ साथ मैथ्स और साइंस ये तीनों लेते। तो ये बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है उसमें जी। और बाकी हमने पूरी कोशिश किया मदरसों को जितनी जो भी कुर्सी, जब जो बच्चे दरी में बैठते थे उनको कुर्सी टेबल बेंच दिया गया, बच्चे बेंच में बैठे, कंप्यूटर दिया गया, बहुत काम किया। और रमन सिंह जी ने भी कहा कि जितना हो सकता है मदरसों में काम करिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में पूरा कोशिश किया मैं कि इस समाज के जो मदरसे में बच्चे पढ़ने वाले जो धार्मिक किताब पढ़ते हैं वो आधुनिक शिक्षा भी जुड़ के आधुनिक पढ़े, क्योंकि धार्मिक किताब से आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आधुनिक शिक्षा, आज के ज़माने में आपको आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त करना पड़ेगा ताकि आप मदरसे से भी हमारा बच्चा जाके IAS बन जाए, IPS बन जाए। ये हो सकता है जी। लेकिन कब होगा, जब वहाँ पर आधुनिक शिक्षा होगी जी। तो अभी भी जब हम देखते हैं सर बहुत काम करना बाकी, जैसे सरकारी स्कूल की बात कर ले वो क्वालिटी बहुत बेहतर होती जा रही है, प्राइवेट स्कूल की बात कर ले, अगर तुलना करें मदरसे की, संभावना भी बहुत कुछ है करने की। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में तो आपको काम पहले की बनिस्बत अभी बहुत अच्छा काम हुआ है। और अभी तो विष्णुदेव साय जी ने नई शिक्षा नीति लागू हो गई, बहुत अच्छा काम चालू कर दिए। अभी UDAIS का भी डायरेक्ट ऑनलाइन हो गया है। पहले किताबें भी हो जाती थी, अभी भी किताबें पे आप डायरेक्ट ऑनलाइन, इतनी आपको किताबें स्कूल को चाहिए उतनी में उपलब्ध हो जाएगी। मुफ्त में आपको ड्रेस मिल रहा है, किताबें मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है, कोई भी स्कूल में एडमिशन आपका अच्छे से हो जाता है। अब प्राइवेट स्कूलों की बात तो फिर आप जानते ही हैं,
प्राइवेट स्कूल लोग अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों को बेहतर से बेहतर विष्णुदेव साई जी ने किया है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 साल में अच्छा काम हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार या हम तो करेंगे, लेकिन मेन होता है जनता, पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल रेगुलर भेजना चाहिए। क्योंकि मेरी भी स्कूल चलती है, हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल संजय नगर में चलाता हूँ, नर्सरी से लेकर 10th तक स्कूल चलाता हूँ। यहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं मेरे यहाँ, बहुत कम फीस है। मैं तो लगता हूँ छत्तीसगढ़ में सबसे कम फीस मेरे स्कूल में, क्योंकि मेरे माता पिता का भी सपना था कि एक स्कूल खोल के उस गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, तो मेरी कोशिश है। तो मैं भी चाहता हूँ कि हर बच्चा पढ़े। अब बच्चा पढ़ेगा कब? जब माता पिता बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजेंगे, स्कूल से आने के बाद उसको रीडिंग कराएंगे, तो माता पिता का भी फर्ज बनता है कि बच्चों को उस। आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं सर। अभी कुछ समय पहले मुस्लिम वक्फ बोर्ड वक्फ बिल की जो पेश किया गया, जिसमें कुछ संशोधन किया गया है, उसको लेकर बहुत सारी भ्रांति फैली है। सरकार प्रयास किया कि सही जानकारी जनता तक पहुंच सके। आपको क्या लगता है कितना कुछ बदलाव होने वाला है, और बदलाव अच्छी दिशा में होने वाली है कि कहीं ना कहीं दबाने वाला ये बिल है? आपको क्या लगता है? देखिए, इससे पहले भी 3 तलाक का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 तलाक का बिल पास किए। बिल पास होने के पहले कांग्रेस के जो लोग हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे मेरे पे कैसा होगा ये बताइए। 3 तलाक का मामला था। अगर 3 तलाक का मुद्दा, अगर कोई बच्ची का तलाक हो जाता है, और अगर उस तलाक को उनको जो शासन से और नियम से और संविधान के हिसाब से अगर उसको हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? 3 तलाक में आज जितनी भी महिलाएं हमारी समाज की वो खुश है, क्योंकि जैसी 3 तलाक का कानून आया ना, उसके बाद से आप भी आंकड़े पता करना, बहुत कम तलाक हो रहे हैं जी। अब तो ये अच्छी बात है ना जी। नहीं, आपने और एक बात कहा था, वक्फ बोर्ड का मामला, तो मैं वक्फ बोर्ड का बताना भूल। देखिए, वक्फ बोर्ड का मामला ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, देखो प्रधानमंत्री तो देश में बहुत बने, लेकिन जिसमें करने की क्षमता है और जिसमें जज्बा है, वो 2 लोग थे। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने देश को बता दिया कि हम पोखरण भी कर सकते हैं जी, हैं, और करके दिखाया। और दूसरे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने करना है, ऐसा होना चाहिए, और जो सही है उसको सही कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड में ऐसा, ये बताइए मेरे को आप, देश आज़ाद होने के बाद वक्फ बोर्ड का से समाज को क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर उसको सिस्टमेटिक तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करना चाहते तो उसमें क्या दिक्कत है? और 1847 से लेके अभी तक मट्ठाधीश पूरे बैठे हैं, अब वही मट्ठाधीश चला रहे हैं, नए को उसमें जोड़ने नहीं देते हैं जी। नया इन्वॉल्व नहीं होता है, और उनकी मानसिकता भी वही है, कांग्रेसी मानसिकता। तो ये बहुत अच्छा बिल है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, 95% लोग इसके पक्ष में हैं जी। 5% है जिनका फायदा है, वही लोग उसका विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस का काम है विरोध करना। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज से हमारी चर्चा हुई थी सर। उनका कहना है कि ये बोर्ड, चूँकि छत्तीसगढ़ में करोड़ों की संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, लेकिन आमदनी उसमें जरा चवन्नी का नहीं हो रहा है। ये बिल आ जाने के बाद लगभग 100 करोड़ रुपए की आमदनी पर ईयर सालाना हमें हो जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना सर, कि जो पैसा आएगी उसको सही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं विकास के लिए। ठीक बोला उन्होंने। अब वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, अब वो उन्हीं को ज़्यादा जानकारी होगी उस मामले में, मेरे को तो जानकारी नहीं है। अब लेकिन मैं फिर सवाल पर आऊँगा सर। मैं जैसे जो घटना या फिर जो हिंसा बोलते हैं कवर्धा में हुई या फिर बीरनपुर में हुई है, आप राजनीति में करीबी जिए हैं, इस समय को राजनीति में रहे हैं, अनुभव किए हैं, क्या राजनीतिक दबाव या फिर राजनीतिक सपोर्ट से सब घटनाएं घटती है, या फिर कहीं ना कहीं जो आम जनता होती है वो भड़काव में आ जाती है? कवर्धा का जो घटना है, देखिए वो तो बहुत बड़ी घटना नहीं थी वो, और गलती तो हुई थी वहाँ। देखिए क्या होता है, अगर झंडा लगा है तो उस झंडे के बाजू में अपना झंडा लगा लो, ना कि उसको फेंको। और जो समझदार आदमी होता है ना, वो फेंकता नहीं है,
वो बाजू में लगा देते। तो हर समाज में कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत होता है जी। लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। और हमारा क्या छत्तीसगढ़ राजनीति से शांति का टापू है। राजनीति से प्रेरित ये घटनाएं होती हैं? नहीं, राजनीति प्रेरित, ये बताइए, वो छोटे छोटे बच्चे 15 साल 20 साल के बच्चे, तो आप जानते हो कोई भी समाज के बच्चे हो उनको तो बस। जी, चूँकि कांग्रेस के कई बड़े नेता ये बोल चुके हैं सर कि कवर्धा की दंगा की राजनीति बीजेपी की है, उसी का फायदा बीजेपी को मिला है। झूठ बात, गलत बात है। कांग्रेस तो कुछ भी बोलेगी ना भाई। ये बीजेपी ने कराई क्या? झंडा किसने फेंका? देखिए, मोहम्मद अकबर वहाँ के विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि ये इस टाइप से हरकत ना हो। अगर वो अपनी सूझबूझ दिखाते और इस तरीके की घटना ना हो करके करते तो नहीं होती। वही जिम्मेदार है, वो उस समाज से आते हैं और ऐसी हरकत वहाँ पर हो रही है तो ये तो जिम्मेदार वो है ना जी। इसमें सरासर मोहम्मद अकबर की गलती है, और उनकी गलती थी तो जनता ने सबक भी सिखा दिया जी, उनको बाहर कर दिया। जब विजय शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, मोहम्मद अकबर जी, आप सोचेंगे कि अगली बार मैं फिर विधायक बनूंगा ना तो 3.5 साल बाद में आप आ जाना, अब मेरे को बताना कि मोहम्मद अकबर जी विधायक बने क्या। उनको बोलना भूल जाइए आप जी। अब आप विधायक नहीं बन सकते। आप जो राजनीति करते हो ना, राजनीति को पोलाइटली करो और राजनीति को राजनीति की तरीके से सोचो, भेदभाव की राजनीति ना करो। जी, विजय शर्मा जी को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तब भूपेश बघेल जी ने कहा था कि इनको अनुभव नहीं है और गृह मंत्री जैसे बड़ा विभाग दे दिया गया है, और तब उन्होंने कहा था कि नक्सलवादी को, जो नक्सल विचारधारा को हम ख़त्म कर देंगे। आज वो अंतिम कगार पर है, अंतिम सांस ले रही है, तो क्या वाकई में दृढ़ इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, विजय शर्मा जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मैं 2006 में या 5 में उर्दू अकादमी का उपाध्यक्ष था। तो उस समय मैं कवर्धा में दौरे में गया था, तो वो जब जिले के महामंत्री थे, तो जब से उनको जानता हूँ, बहुत अच्छे कर्मठ हमारे नेता है वो, और बहुत अच्छे व्यक्ति है वो जी। और काम करने की उनमें जुनून है। और देखिए, आप जब तक अच्छे लोगों को नहीं लाओगे, राजनीति में आगे नहीं बढ़ाओगे, तो निखार कैसा आएगा। और आज देखिए, विजय शर्मा जी ने साबित करके दिखा दिया। नक्सली लोग और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, नक्सली लोग साफ हो गए। सब बोलते हैं हम समर्थन करेंगे, हम क्या बोलते हैं, समर्पण करेंगे, सब समर्पण बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। आप देख लीजिए, सरकार रहते हैं साफ हो जाएंगे। जैसा पहले सरगुजा संभाग पूरा नक्सली बेल्ट था, आज एक भी नक्सलेट नहीं है क्या? रमन सिंह जी ने साफ कर दिया। अब मौका मिला है विष्णुदेव साय जी की सरकार। विष्णुदेव साय जी क्या है, आपको विष्णुदेव साय जी बहुत परिपक्व व्यक्ति है, हमारे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे, 2 बार 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे। मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ और बहुत अच्छे व्यक्ति है वो। देखिए क्या है, सज्जन व्यक्ति है, लेकिन दिमाग है, काम करने की क्षमता है। छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत आगे ले जाएंगे। देखिए आप, 1.5 साल में हमारी सरकार पोलाइटली चल रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। बताइए आप, कोई मुद्दा है तो कांग्रेस के पास? इतना बढ़िया से चला रहे हैं और धीरे धीरे अपना काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और धीरे धीरे देखना आप, हमारा काम आगे बढ़ेगा और जनता ने जो विश्वास से हमको जिताया है, वो विश्वास पर हम कायम रहेंगे और फिर हम सरकार बनाएंगे और ज़्यादा सीटें आएगी इस बार। बेग साहब को आने वाले समय में विधायक के रूप में देख सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो राजनीति में 30 साल हो गए, 28-30 साल हो रहे हैं। क्योंकि मैं तो आपको बताया हूँ, 12वीं क्लास से मैं राजनीति है, मतलब 17-18 साल का होगा तब से आया हूँ, बचपने से आया हूँ। जी। पार्टी का जो आदेश होगा वो मान्य है। अब मेरे को पूछोगे आप कि तुम विधानसभा लड़ोगे क्या, तो मैं तो कभी पार्टी को नहीं बोला कि मुझे बोर्ड का अध्यक्ष बना दो, कि मुझे ये बना दो, वो बना दो। पार्टी का जो आर्डर, पार्टी बोलेगी ये करना है, वही करते हैं हम, अपने मन से कुछ नहीं करते जी। अब पार्टी ने मुझे इतना दिया है, मैं जिला महामंत्री रहा, जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश मंत्री रहा, उर्दू अकादमी का उपाध्यक्ष रहा, मोर्चे का, अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहा 2 बार, मदरसा बोर्ड का चेयरमैन रहा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति में बनाया, उसी समय मेरे को अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय मंत्री बनाया।
पार्टी ने इतना दिया है मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को, बहुत दे दिया। और अभी भी पार्टी की इच्छा है, जहाँ बोलेगी पार्टी हम वहाँ काम करेंगे जी। अपन तो पार्टी के गुलाम हैं, पार्टी का जो ऑर्डर होगा वही करेंगे। और हम संगठन के आदमी, किसी विशेष व्यक्ति के आदमी नहीं है। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मिर्जा इसका आदमी है या उसका आदमी है। हम जो है वो संगठन के आदमी है बस। कभी कांग्रेस में जाने के लिए अगर बुलावा आया तो जाएंगे आप? देखिए, मेरी उम्र 50 साल चल रहा है। अभी 1 मई को मेरा जन्मदिन था, तो 49 का हुआ था, 50 का हो गया हूँ मैं। भगवान जब तक जिंदा रखेगा तब तक भाजपा में रहूँगा। अब मरूँगा तभी मामला कुछ बनेगा। चाहे पार्टी मुझे दे ना दे या घर में बिठा दे, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मेरी जो बचपने से जो विचारधारा है वो भाजपा की तरफ इसलिए है क्योंकि मैं संघ से पहले से शाखा से जाता हूँ। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। कांग्रेस जो है इस देश को बंटवारे से लेके गर्क में डालने से लेके वही करी है। कांग्रेस मुसलमानों का कभी विकास नहीं कर सकती, ये मुस्लिम समाज भी अब समझ गया है। ये कांग्रेस क्या करती है मालूम है आपको? जितने मट्ठा डिस है ना उनको सेट करके रखिए, चुनाव आता है तो उनको छोड़ देते हैं। जैसे चुनाव आएगा ना तो 15 दिन पहले भाजपा आएगी तो ऐसा कर देगी, भाजपा आएगी तो वैसा कर देगी। मुसलमान बेचारा सज्जन आदमी, हो यार ऐसी होगा, हो यार ऐसी होगा, फिर जाता है वो, फिर बेवकूफ़ बन जाता है। तो ये जो कांग्रेस के जो मट्ठा डिस लोग हैं ना, ये ट्रेनर है, 50 साल 70 साल से ट्रेन है। ये 5 साल तक कहीं काम नहीं करते। चुनाव के समय आएंगे, नए नए कुर्ता पजामा पहनेंगे, कांग्रेस बोलेगी ये आप रखिए कुछ खर्चा पानी के लिए, चाय पानी नाश्ता करिए और बढ़िया 2 कुर्ता पजामा सिला लीजिए और 2 कुर्ता पजामा सिलेंगे और मोहल्ले में घूमते रहेंगे। भाजपा ऐसा कर देगी, भाजपा वैसा कर देगी, तुमको वहाँ भगा देगी, तुमको ये पाकिस्तान भेज देगी, तुम्हारा आधार कार्ड निरस्त कर देगी, तुम्हारे को चावल नहीं देगी। अब बहुत सारी बातें करती है। अब मुस्लिम समाज तो अब जानते हो भावुक होता है, हो यार सही बोल रहे हो। तो भ्रम मत करते करते भ्रम फैला के कांग्रेस वही चोट ले रही है जी। अगर राजनीति में नहीं रहते तो क्या करते रहते आप? देखिए, मैं राजनीति में नहीं रहता तो क्या करता, क्योंकि मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। 12th के बाद से डायरेक्ट बीजेपी में आ गया। अब फुल टाइमर हूँ मैं, मतलब मैं फुल टाइमर हूँ ना, 30 साल से फुल टाइमर हूँ। मतलब राजनीति करता हूँ मैं, जहाँ पार्टी कार्यक्रम होगा, जहाँ आदेश होगा वहाँ करता हूँ। फिर मेरा स्कूल भी चलता है और छोटे छोटे मकान बना के मैं बेचता हूँ। ये मेरा बिजनेस है जी। आप अपने व्यक्तिगत कुछ रुचि के बारे में बताएंगे जो हमसे शेयर करना चाहते हैं आप? व्यक्तिगत रुचि आप बताइए क्या है? मेरी कोई रुचि नहीं है, बस देश सेवा हो। देश के लिए जो काम करना है कर ले। हमारा जो शरीर है, जान है, वो देश के लिए है। अगर देश के लिए हमको और पार्टी के लिए जो भी करना पड़ेगा हम मरते दम तक करेंगे। और हम चाहते हैं कि इस देश की जनता एकता बना के रखे, अच्छे से रहे, खुशहाल रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव साई जी की सरकार में देश आगे बढ़ रहा है और आगे हमें बढ़ाना है। और देश को एक अच्छे विश्व में अलग पहचान देने की ज़रूरत और है। मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या है, अकेले व्यक्ति से काम नहीं बनता। तो हमें देश के जितने विपक्ष है वो भी मोदी जी के साथ में मिलकर काम करें और हमारा देश विश्व गुरु कैसा बने और बाकी देशों के मुकाबले में हमारे देश का क्या नेतृत्व हो। और हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं बनती है, हर चीज़ हमारे देश में मिलती है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारा देश में हर चीज़ है, उसको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है जी। तो हमारे देश की जनता भी अच्छी है, सभी समाज यहाँ मिल के काम करते हैं। और मेरा निवेदन भी है कि बढ़िया रहो, खुशहाल रहो, मस्त रहो, खाओ पियो, अच्छे से रहो, देश के लिए काम करो, परिवार सुखमय रहे। और नरेंद्र मोदी जी के साथ में आप कंधे से कंधा मिला के चलिए, निश्चित तौर पे देश आगे बढ़ेगा, मुझे विश्वास है और आप भी विश्वास करिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय निकाला हमारे साथ चर्चा की इसके लिए। तो आप सुन रहे थे मिर्ज़ा एजाज बेग जी को, जिनका कहना है कि पार्टी उन्हें जो दायित्व देती है उनको पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करते आए हैं। छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में बेहतर तरीके से काम करेगी।
साथियों फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।